नमस्ते बच्चों। पिछले लेक्चर पे हम लोग दैनिक जीवन पे रसायन इस चैप्टर का हमने पहला भाग देखा था। उस भाग के अंतर्गत हमने देखा था कि हम किस प्रकार से अपने चारों ओर दैनिक जीवन में रसायनों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम आगे स्विच किए थे और हमने देखा था कि औषधियों के रूप में, ड्रग्स के रूप में किस प्रकार से ये रसायन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, और ये जो औषधियाँ या ड्रग्स हैं ये कितने प्रकार से हैं, किस हिसाब से वर्गीकृत की जाती हैं, और जब इन औषधियों को हमारे शरीर में एंजाइमों का लक्ष्य बनाकर या ग्राही अर्थात प्रोटीन का लक्ष्य बनाकर भेजा जाता है तो ये औषधियाँ किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। इस चैप्टर पे यानी कि पार्ट 2, इस चैप्टर के पार्ट 2 पर आज आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये औषधियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ये औषधियाँ हमारे शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, और भी अन्य बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं विभिन्न वर्गों के ड्रग की चिकित्सकीय क्रिया पर, यानी कि ये औषधियाँ किस प्रकार से चिकित्सा करती हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज हमें देखनी है, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, विभिन्न वर्गों के, इसको हटा देते हैं, हम बात करेंगे विभिन्न वर्गों के ड्रग्स की चिकित्सकीय क्रिया। विभिन्न वर्गों के ड्रग्स, अब यहां पर जब मैं ड्रग्स कहता हूं तो ड्रग्स का मतलब औषधि भी है। विभिन्न वर्गों के ड्रग्स की चिकित्सकीय क्रिया, चिकित्सकीय क्रिया यानी वो किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, और वो हमारे शरीर की जो भी कमियां हैं, जो भी रोग हैं, उनको दूर किस प्रकार से करते हैं। हमको विभिन्न प्रकार की औषधियों में इसका प्रभाव देखना है। जो सबसे पहली चीज यहां पर हम अध्ययन करेंगे वो है प्रति अम्ल। प्रति अम्ल, आप जानते हैं प्रति अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटासिड। एंड एसिड्स, प्रति अम्ल यानी अम्ल को, अम्ल का उल्टा, ठीक है। तो अम्ल का उल्टा से मतलब क्या हुआ कि अम्लता कम करने वाली दवाएं। जब हमारे शरीर पे अम्लता ज्यादा हो जाती है, हम कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जिनमें अम्लता बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे सीने में जैसे जलन होने लगती है और हमारे शरीर में अम्लों का रिसाव ज्यादा होने लगता है। उन अम्लों के रिसाव को कम करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम एंटासिड कहते हैं, अर्थात प्रति अम्ल कहते हैं। एक चीज और यहीं पर आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मान लीजिए मुझे इसको न्यूट्रल करना है, ठीक है, तो न्यूट्रल करने के लिए सिंपल सी बात है कि एसिड के साथ में आप बेस मिला दो। एसिड को न्यूट्रल करना है तो हम बेस का यूज कर लें, अर्थात अम्ल का यूज करना है तो हम लोग सिंपली क्षार का यूज करें, अर्थात अगर हम अपने भोजन में क्षार का प्रयोग करने लगेंगे तो अम्ल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, जैसे जो क्षार यूज किए जाते हैं, यानी कि अम्ल क्या है? अम्ल वो है जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अगर मैं, अब मान लीजिए कि हमारे शरीर का पीएच, रक्त का पीएच जैसे 6.5 या 6.6 है, तो अब अगर मैंने बहुत सारा अम्ल खा लिया है तो जो पीएच का मान है वो 3, 4 या इस प्रकार से कुछ कम हो जाएगा। अगर इस पीएच के मान को बढ़ाना है तो मुझे pH 10, pH 8, pH 9 ये वाली चीजें खानी पड़ेंगी, अर्थात क्षारों को ग्रहण करना पड़ेगा। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आदि आदि का प्रयोग किया जाता है, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है। जानते हैं क्यों? थोड़ा एक चीज समझते हैं। चलिए, हमने क्या किया, अम्ल तो हमारे शरीर में बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्षार को बाहर से ग्रहण किया, ठीक। जब हमने क्षार को बाहर से ग्रहण किया है तो हमारा शरीर जो है इस बाहर से आए हुए क्षार के प्रति सक्रिय होता है और वो अम्लों के रिसाव को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, बट हाँ टेम्पररी रिलीफ आपको मिल जाएगी अगर हम क्षारों का जो है, क्षारों को दवा के रूप में लेते हैं, जिन चीजों का भी मैंने जिक्र किया। तो वो सिंपल सी बात है कि एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि वो लवण और पानी बना देगा। आगे इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, पहले तो हमको सिर्फ इतना पता था कि भाई हमारे शरीर में अम्लता बढ़ी है, अम्ल बढ़ा है, तो फिर क्षार खा लीजिए और क्षार खाने से वो जो उसको न्यूट्रल कर देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था।
इस चीज में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता हमारे हाथ लगी जब हमको यह पता चला कि कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला एक विशिष्ट रसायन हिस्टामिन, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं, कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का रसायन जो है वो स्रावित होता है। इस रसायन का नाम है हिस्टामिन। अब इस हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन ये आमाशय में पेप्सिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के लिए प्रेरक का कार्य करता है। ये हिस्टामिन रसायन प्रेरक है। किस चीज के लिए प्रेरक है? आमाशय में पेप्सिन प्लस HCl, HCl यानी कि वही अम्ल। तो बेसिकली हिस्टामिन रसायन है जो कि HCl के रिसाव के लिए प्रेरक का कार्य करता है। यानी ये आमाशय से कहता है कि भाई और HCl छोड़ो, ठीक है। तो ये हिस्टामिन जो है अगर हम इसको कंट्रोल कर ले गए तो HCl की मात्रा कंट्रोल हो जाएगी। इस चीज को कैसे किया गया? इस आविष्कार से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण ड्रग सिमेटिडीन या टैगामेट का निर्माण किया गया। एक दूसरी ड्रग का, मैं यहां से हटा देता हूं पहले इसको, ठीक है, और उसको सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि जो हिस्टामिन है ये प्रेरक का कार्य करता है आमाशय में पेप्सिन प्लस HCl के स्राव के लिए। यानी अगर हिस्टामिन ज्यादा हो जाएगा या हिस्टामिन का स्राव ज्यादा होगा, हिस्टामिन ज्यादा होगा तो आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस हिस्टामिन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, हिस्टामिन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ये आमाशय को प्रेरित नहीं करेगा और HCl की मात्रा ज्यादा स्रावित नहीं होगी और इस प्रकार से हम अम्लता से छुटकारा पा जाएंगे। तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए एक ड्रग्स बनाई गई जिसे कहते हैं सिमेटिडीन या टैगामेट, ठीक है। ये अब ये करता क्या है? ये आमाशय के दीवार में उपस्थित ग्राही से हिस्टामिन को क्रिया करने से रोकता है। देखिए ये आमाशय की दीवार हुई, मान लीजिए ये आमाशय हुआ, ठीक है, और ये आमाशय की बाउंड्री वॉल हो गई और ये यहाँ पर हिस्टामिन क्रिया करने जा रहा था, हिस्टामिन इस पर अटैक करने जा रहा था। जैसे ही इसके पास पहुंचेगा वैसे ही इसको पता चल जाएगा कि हाँ भैया HCl को छोड़ना है, तो उसके पहले ही सिमेटिडीन यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल तैयार कर देता है, वो उसको रोक देता है कि क्रिया नहीं हो पाती है। ओके, तो जब ये इस प्रकार से रोक देता है तो इसके कारण अम्ल की स्राव, ये जो HCl है इसका स्राव कम मात्रा में होता है। अब ये एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रग्स था। बाद में दूसरी ड्रग्स रेनिटिडीन का भी आविष्कार हो गया। मैं जल्दी से इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप इन स्ट्रक्चर्स को भी देख सकें। सबसे पहले हम हिस्टामिन की बात करते हैं। ये हिस्टामिन है। अब हम बात करते हैं सिमेटिडीन की। ये सिमेटिडीन या टैगामेट भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये सिमेटिडीन है। बाद में तो यानी ये जो हिस्टामिन है ये आमाशय की दीवार पर जाता था, HCl को स्राव कराता था, लेकिन सिमेटिडीन उसके पहले ही इसे कट कर देता है और ये आमाशय की दीवार पर अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाता, जिससे HCl का स्राव कम मात्रा में होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और कि ये जो प्रति अम्ल है इसका यूज कब करना चाहिए? इसका यूज हमेशा भोजन के बाद करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद प्रति अम्ल लेने से उसकी क्रिया लंबे समय तक होगी। तभी आमाशय पर हिस्टामिन जाता है और वो क्रिया करता है। तो अगर हमने भोजन के बाद इसको ले लिया तो उसकी क्रिया जो है काफी देर तक भोजन के साथ रुकते हुए वो धीरे धीरे होता रहेगा और अम्ल की मात्रा कम होती रहेगी। लेकिन अगर हम इस सिमेटिडीन या रेनिटिडीन का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो कब्ज हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह अम्लता में राहत प्रदान करता है।
तो खैर ये तो बात हुई प्रति अम्ल की। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रति हिस्टामिन की। आखिरकार इसका विरोधी, ठीक है, तो पहले भी ये समझेंगे कि आखिरकार ये जो अभी हमने हिस्टामिन पढ़ा हुआ है इससे हमारे शरीर को लाभ क्या हो रहा है, ठीक है, इससे हमारे शरीर को नुकसान क्या हो रहा है। ओके, तो मैं इसको हटाता हूं, फिर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पर, प्रति हिस्टामिन पर। प्रति हिस्टामिन, ओके, हिस्टामिन क्या है? यह एक प्रबल वाहिका विस्कारक है। पहले पढ़ देता हूं, फिर उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। और अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। यह श्वास नली एवं आहार नली की लचीली पेशिकाओं में संकुचन उत्पन्न करती है। यह रक्त वाहिनी नलिकाओं की दीवारों में उपस्थित पेशियों को भी विस्तृत करती है। सर्दी एवं धूल के कणों के कारण एलर्जी होने पर नाक के बंद होने के लिए भी उत्तरदायी है। अगर हमको सर्दी हो जाती है तो आप देखते होंगे कि हमारी नाक जो है वो जाम हो जाती है। जाम होने का मतलब क्या कहते हैं ना, कफ आ गया, जुकाम आ गया, तो हमारी नाक बंद हो जाती है, ठीक है। उसके लिए हिस्टामिन जिम्मेदार है। हिस्टामिन के उत्पन्न होने को रोकने के लिए, अब उसके लिए फिर हम लोग दवा खाते हैं जो हमारी नाक जाम हो जाती है या फेफड़ा जाम हो जाता है कफ के कारण। इस चीज को रोकने के लिए कई औषधियां प्रयुक्त की जाती हैं जो कि एलर्जी से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। बेसिकली हिस्टामिन ही एलर्जी है। हिस्टामिन क्या है? ये एक प्रकार से बाहरी संक्रमण को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमारे नाक से लेकर फेफड़े तक जाम कर देती है, ताकि बाहरी जिस चीज से हमें एलर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमको बहुत ज्यादा समस्या होती है और उस चीज को दूर करने के लिए हमें अलग से दवाएं लेनी पड़ती है जो कि प्रतिहिस्टामिन कहलाती है। अब वे औषधियां जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध प्रयोग की जाती हैं प्रतिहिस्टामिन कहलाती हैं। एंटीहिस्टामिन इस एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन ये हिस्टामिन से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके प्राकृतिक कार्य का विरुद्ध करके ग्राही के उन स्थानों को रोक देती है जहां पर हिस्टामिन बना होता है। ब्रोमफेनिरामीन या टरफेनाडीन एक महत्वपूर्ण प्रतिहिस्टामिन है। इनकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये एंटीहिस्टामिन है ब्रोमफेनिरामीन, ठीक है। तो इसका वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। ये करता क्या है, या ये जिन जगहों से हिस्टामिन बंधा होता है या जो एलर्जी करता है, जो हमारे नाक से लेकर फेफड़े तक जो कफ होता है जिसके कारण हमें एलर्जी होती है, उस हिस्से को रोक देता है, बांध देता है और वहां से कफ ढीला हो जाता है, ठीक। तीसरी जो प्रकार की दवाएं हम लोग यूज करते हैं, ये तो 2 प्रकार की हो गई, ठीक है। एक एसिडिटी हो जाने पर और दूसरा आप सरल शब्दों में समझिए जुकाम हो जाने पर। तीसरे प्रकार की जो दवा है वो है प्रशांतक। बेसिकली तीसरे प्रकार की दवा तंत्रिका, अभी हम इस पर डिटेल पे आएंगे। तंत्रिका, तंत्रीय क्रियाशील ड्रग्स। तंत्रिका तंत्री क्रियाशील ड्रग्स वे औषधि जो किसी तंत्रिका से ग्राही तक संदेश स्थानांतरण की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्री ड्रग्स कहलाते हैं। प्रशांतक या पीड़ाहारी ड्रग्स इसी प्रकार के होते हैं। पहले मैं इस पर डिटेल चर्चा कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए पैर पे मेरे दर्द हो रहा है भयंकर। पैर का दर्द मेरे मस्तिष्क को पता चलेगा तभी मुझे उस दर्द की एहसास होगा, ठीक है। और वो पैर का दर्द मतलब ये पैर पे दर्द स्टार्ट हो चुका है, ये चीज कौन बताएगा? तो ये इसके लिए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है और वो हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचाता रहता है कि भैया उस जगह पर दर्द स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर उस दर्द को कंट्रोल करना है तो हमें ऐसी कुछ दवाएं लेनी पड़ेंगी जो कि तंत्रिका को शांत करेंगी, जो कि हमारी तंत्रिकाओं की सूचना के आदान प्रदान को काट देंगी, ठीक। तो एक तो ये हुई दर्द निवारक वाली, और दूसरी तंत्रिका वाली कि जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजना में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा संवेदनाओं को होते हैं तो फिर नींद नहीं आती और इस प्रकार की, या फिर अवसाद में चले जाते हैं, तो इस
उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमको कुछ दवाएं लेनी पड़ती हैं जो कि हमारी तंत्रिका को अर्थात हमारे मस्तिष्क को ही शांत करती हैं। तो एक टाइप की दवा वो है जो हमारे शरीर के किसी हिस्से पर होने वाले दर्द को मस्तिष्क तक पहुंचने से काटना है, और दूसरा वो है जिसमें हमारे मस्तिष्क को ही शांत करना है। जो पहली वाली दवा है जिसमें दर्द काट रहे हैं, रोक रहे हैं, दर्द की सूचना नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं दर्द निवारक। और जो दूसरे टाइप की है उसे हम कहते हैं प्रशांतक या शांत करने वाली निद्रा कारक। ये निद्रा कारक भी हो सकती है, गैर निद्रा कारक भी हो सकती है। तो हम इन पर आगे करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रशांतक या निस्तब्ध कारक पर। पहले इस पे दवाओं पे हम आएंगे, तंत्रिका तंत्री वाली दवाओं में प्रशांतक या निस्तब्ध कारक। पहले एक बार फिर से इसका डिटेल देखते हैं। वे रासायनिक पदार्थ या औषधि जो दबाव, थकान, मंद या घोर मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं प्रशांतक कहलाती है, जैसा कि भी हमने आपको बताया। ये उत्तेजित मानसिकता को कम करके शांति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक दबाव, चिंता, मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन, दिमागी उपचार में प्रशांतक आराम पहुंचाते हैं। ऐसी मानसिक कमियां जिसमें सामान्य सम्मोहक कार्य नहीं करते, प्रशांतक अधिक प्रभावी होते हैं। अतः इन्हें मनोचिकित्सकीय औषधि भी कहा जाता है। मस्तिष्क से संबंधित है तो मनोचिकित्सकीय औषधि कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरह की क्रियाविधियों के द्वारा ये अपना कार्य संपन्न करते हैं। जैसे नोरएड्रेनालिन एक महत्वपूर्ण तंत्रिका प्रेषक है जो हमारी चित्तवृत्ति को परिवर्तित करने का कार्य करता है। यदि किसी कारणवश शरीर में नोरएड्रेनालिन का स्तर कम हो जाता है तो संदेश के स्थानांतरण का प्रक्रम धीमा हो जाता है और व्यक्ति शक्तिहीनता या न्यूनता का अनुभव करता है। मुझे ये कहना है कि हाथ उठो, मतलब मुझे अपना हाथ उठाना है तो मस्तिष्क से एक संदेश गया होगा जिसके कारण आसानी से यह हाथ उठ गया। अगर ये संदेश किसी प्रकार से हाथ से ना उठे, मतलब संदेश ना पहुंचे हाथ तक, तो ये हाथ हो सकता है मुझे उठाने में या बहुत कम संदेश पहुंचे तो हाथ उठाने में बहुत ताकत का अनुभव लगे या ऐसा लगे कि मेरे अंदर शक्ति ही नहीं रह गई है। जब कभी सोडियम में पोटेशियम की कमी होती है शरीर में तब भी लगभग ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, तो वो भी एक अलग स्थिति है। तो अब बात करते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति को अवनमन रोधी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पर क्लोरडाइजिपोक्साइड तथा मैप्रोबिमेट तुलनात्मक रूप से मंद प्रशांतक हैं एवं तनाव से राहत दिलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मानसिक अवसाद तथा अति तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशांतक इक्वानिल अनिद्रालु प्रशांतक है, यानी कि इसमें नींद नहीं आती। जो इक्वानिल है इसमें नींद नहीं आती। तो हम यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोरडाइजिपोक्साइड का और मैप्रोबिमेट का। ये मंद प्रशांतक हैं जो कि तनाव के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि उसके बाद हम इक्वानिल की भी बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा तनाव पे यूज किया जाता है और ये अनिद्रालु है, यानी इनमें नींद नहीं आती है। देखिए इनको तो हटाना पड़ेगा, सॉरी। ये जो अभी हम दोनों बना रहे हैं ये मंद प्रशांतक है, यानी जब हल्की स्थिति है, हल्का तनाव है, तो इन हल्की सी गोलियों को ही कहते हैं ना, कम डोज की, कम पावर की दवा। तो ये कम पावर वाली ही दवाएं एक तरह से जब हल्का तनाव या स्थिति है तब उन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए इन मंद प्रशांतकों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों मंद प्रशांतक क्लोरडाइजिपोक्साइड और मैप्रोबिमेट हैं।
दोनों ही मंद प्रशांतक हैं। मंद प्रशांतक मीन्स हल्के तनाव के लिए इनको यूज किया जाएगा। ठीक है, तनाव हेतु इनका प्रयोग करेंगे। एक अगली दवा जो हमने अभी बात की है इक्वानिन, जो कि अनिद्रालु प्रशांतक है और अति तनाव हाइपरटेंशन के लिए उसका यूज किया जाता है। उसका भी स्ट्रक्चर हम यहीं पर बना लेते हैं। दिस इज इक्वानिन, जो कि अति तनाव हाइपरटेंशन के लिए या अवसाद के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये अनिद्रालु है, मतलब इसके कारण नींद नहीं आती है। तो ये जो थे ये हमारे प्रशांतक, ये दवाएं जो हैं ये हैं प्रशांतक। हालांकि बारबिट्यूरिक अम्ल और इसके जो भी व्युत्पन्न निकलते हैं वो भी बारबिट्यूरिक अम्ल है और वो भी प्रशांतक के रूप में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं उनको लेने के बाद ये अनिद्रालु है। ठीक है, ये जो हमने जितने भी पढ़े बेसिकली ये अनिद्रालु हैं, अर्थात इनसे नींद नहीं आती है। तो ये एक टाइप के प्रशांतक हो गए। हल्के तनाव के लिए ये ऊपर वाले ये दो यूज कर सकते हैं, अगर अधिक तनाव है तो हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, हालांकि इनको लेने पर नींद नहीं आएगी। वही बारबिट्यूरिक अम्ल या उसके जो भी व्युत्पन्न होते हैं जिन्हें हम बारबिट्यूरेट्स कहते हैं उनको लेने पर नींद आती है और वह भी प्रशांतक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो बारबिट्यूरिक अम्ल, मैं बारबिट्यूरिक अम्ल का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये बारबिटल या बैरोनल है, ये बारबिट्यूरिक अम्ल का ही एक व्युत्पन्न है और इस तरह से इसके और भी व्युत्पन्न हैं जो कि प्रशांतक के तौर पर यूज किए जाते हैं और जिनको लेने पर नींद आती है। ठीक है, तो खैर ये तो हो गई बात प्रशांतकों की। अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्री में। हमने ये दो बातें की थी कि एक जो हमारे मस्तिष्क में ही अवसाद है, एक मतलब जब हमारे मस्तिष्क में ही हाइपरटेंशन हो गया है जिसके कारण मस्तिष्क में ही ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि वहीं पर समस्या है, तो उसके लिए हम इन प्रशांतकों को प्रयोग करते हैं। दूसरी दवाएं जो हैं वो है पीड़ाहारक, यानी किसी शरीर के अन्य किसी हिस्से पर दर्द हो रहा है और उसके और तंत्रिका के संपर्क को काटना है और उसके कारण जो दवाएं यूज की जाती हैं उन्हें हम पीड़ाहारक कहते हैं या दर्दनाशक कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्री वाले का दूसरा हिस्सा होगा पीड़ाहारी या फिर इसी को हम दर्दनाशक भी बोल सकते हैं। पीड़ाहारी या फिर दर्दनाशक दवाएं तो वे औषधियां जो शरीर में दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं पीड़ाहारी या दर्दनाशक दवाएं कहलाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों जैसे शरीर के जोड़, दांत, स्नायु आदि के लिए अलग अलग रसायन होते हैं, किंतु सामान्यतः एस्प्रिन, आपने खुद सुना होगा एस्प्रिन जिसे कि हम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसी को हम एस्प्रिन कहते हैं, एनाल्जिन या ऊपर से लगाने के लिए मेथिल सैलिसिलेट, बाम आदि का प्रयोग किया जाता है। पीड़ाहारी या दर्दनाशक ड्रग्स को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है, पहला अनिद्रा कारक पीड़ाहारी और दूसरा निद्रा कारक पीड़ाहारी, यानी वो पीड़ाहारी जिनको लेने पर नींद आएगी और वो पीड़ाहारी जिनको लेने पर नींद नहीं आएगी। सबसे पहले हम उन पीड़ाहारियों की बात करेंगे जिनको लेने पर हमें नींद आती है, यानी कि नींद नहीं आती है, सॉरी,
यानी कि अनिद्राकारी पीड़ाहारक। इसके अंतर्गत जो पहला हिस्सा है वो है अनिद्राकारक पीड़ाहारी। ये पीड़ाहारी आराम प्रदान करने में अफीम के व्युत्पन्नों की तुलना में अधिक प्रभावशाली नहीं है। जब नींद नहीं आती तो स्वाभाविक सी बात है कि कम प्रभावशाली है इसकी, लेकिन ये आदत डालने वाले ड्रग्स नहीं है। यानी अगर आप इसको खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 3, 4, 5 दिन खा लिया है तो उसके बाद 6वें दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी या शरीर में अन्य प्रकार के प्रभाव या परिवर्तन उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए इन्हें अधिक पसंद किया जाता है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये दो महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत ड्रग्स आते हैं। एस्प्रिन यानी कि 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरासीटामोल 4-एसिटामिडोफिनॉल, ये दो महत्वपूर्ण अनिद्राकारक अम्ल हैं। हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये तो एस्प्रिन हो गया। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल की। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अनिद्राकारक पीड़ाहारी है जो कि सामान्य रूप में बहुत प्रयोग की जाती है। आपने इसको अक्सर एस्प्रिन और पैरासीटामोल का प्रयोग किया होगा। ये लत नहीं लगाते, अर्थात इनकी आदत नहीं होती। हालांकि ये उतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं जितने कि नींद वाले होते हैं, बट चूंकि इनके साइड इफेक्ट्स कम हैं, ये हमारे शरीर पर लत नहीं लगाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब हम बात करेंगे निद्राकारक पीड़ाहारी की, तो मैं इसको हटाता हूं।